दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं श्री विशाल शिवहरे, वैश्विक संयोजक, ग्लोबल गांधी एवं राजनीतिक टिप्पणीकार। वैसे तो एनआरआई नज़र नाम के इस कार्यक्रम में विशाल जी अ, दुनिया में क्या हो रहा है, खाड़ी युद्ध में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इस तरह की चर्चाएं हम लोग करते हैं और बहुत अच्छा विश्लेषण आता है, गहरा विश्लेषण आता है, बहुत पसंद भी किया जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे वायदा किया था कि आज विशाल जी केवल और केवल भारत में जो जंतर मंतर पर घटित हुआ उसके बारे में बोलेंगे, जी, उसके बारे में अपना नजरिया रखेंगे। एनआरआई नजरिया भी इससे निकल कर आएगा और भी आप जिस तरह चाहें इसको ग्रहण कर सकते हैं। ये तो हमारा जो दर्शक वर्ग है उसकी अपनी ग्रहणशीलता है, वो उसके हिसाब से काम करती है। हम लोग उसको कोई भी नाम देना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विशाल जी, यहाँ एक अद्भुत घटना हो गई है। बिल्कुल। हाँ, घटना के बारे में आपको पता ही होगा, उसको हम दोहरा के अपने दर्शकों का समय नहीं बर्बाद करना चाहते। बस केवल एक बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलजुल कर ये कोशिश कर रहे थे कि ये छवि पेश करें कि वो छात्रों के लिए जितना कुछ संभव था वो कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, इसलिए मोदी जी रात को 11:30 बजे, तकरीबन आधी रात के वक्त, उन्होंने एक भद्दा सा अपना वीडियो बनाया जिसमें मोदी जी का जो सौंदर्य था, मतलब जो पूर्व सौंदर्य था, जो हम लोगों के सामने ब्यूटी पार्लर से निकला हुआ सौंदर्य लगता था, वो उसमें गायब था उसके अंदर पूरी तरीके से। उसका कैमरामैन भी लगता मोदी जी ने बदला होगा तो नाराज होगा कैमरामैन, तो उसने कुछ अजीब सही मोदी जी का वीडियो शूट कर दिया। उसके जो टेलीप्रॉम्प्टर थे वो भी गड़बड़ थे, तो उनका सब उच्चारण उच्चारण सब सब गड़बड़ था। मसौदे को मसौदू बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या मोदी जी बोल रहे थे। ऐसा लगता है मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के कितने गुलाम बन चुके हैं, कितने निर्भर हैं उस पर। उसमें जो गलत चीज लिख गई है तो उसको बोलते समय संशोधित नहीं करते, वही बोल देते। बहरहाल, तो पूरी तरह उनकी यही कोशिश रही कि हम नया कानून ले आए हैं, हमने देखिए नीट परीक्षा दोबारा करा दी है, हमने एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल कर दिया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है और ये पाप है, इस पाप को आगे नहीं होने देंगे, ये तमाम नजारा बना रहे थे। लेकिन कुछ चला नहीं, कुछ नहीं चला। दबाव इतना ज्यादा था, जंतर मंतर से जो किरणें, प्रतिरोध की किरणें फूट रही थी, वो देश के कोने कोने में पहुंच रही थी। मुल्क का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था, उत्तर पूर्व, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, सब जगह जबरदस्त रूप से स्वतः स्फूर्त, बिना किसी नेतृत्व के। भाई अभिजीत दीप के तो दिल्ली में बैठे थे, राहुल गांधी भी दिल्ली में बैठे थे, वहां उनका कोई नेतृत्व कौन कर रहा था? कोई नहीं। सब लोग अपनी मर्जी से आंदोलन पर खड़े हो गए थे, क्योंकि सभी लोग पीड़ित थे, सभी लोग चिढ़ चुके थे, सभी लोग नाराज थे बुरी तरीके से। उन्हें ट्रिगर पॉइंट मिल गया था। ये सब देख के घबरा गए लोग, और उन्होंने, मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को की कुर्बानी दी और किसी तरीके से इस आंदोलन से अपना पिंड छुड़ाया जाए। बिल्कुल। लेकिन क्या वास्तव में इनका पिंड छूट गया है? मुझे तो नहीं लगता, आप बताइए। सर, धन्यवाद अभय जी। जी। अभय जी, जो ज़ेन-ज़ी का प्रोटेस्ट हुआ, हम्म। उस प्रोटेस्ट के देखने के बाद पहले तो ये समझिए आप कि ये राष्ट्रीय घटना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय घटना है। हम्म। सही और है। इसका एनआरआई नज़र में विश्लेषण एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये घटना विदेशी में पहले कई जगह हो चुकी है और अब और कंट्रीज़ में होने वाली है। हाँ, भारत के पड़ोसी देशों में, नेपाल हो में, चुकी है, श्रीलंका में सब हो बहुत गया है। जगह हो चुकी है, हाँ। और अब और देशों में होने वाली है, तो ये वाक़ई में एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है, पहला। हम्म। दूसरा, अभय, मेरे को इस प्रोटेस्ट को देख के जो मेरा पहला रिएक्शन था, वो मुझे अपनी दादी की याद आई। हम्म। दादी ने मुझसे बोला था कि बेटा ऐसा काम करना जिससे 4 पीढ़ियाँ याद करें। हम्म। तो ज़ेन ज़ी के प्रोटेस्ट के बाद 4 पीढ़ियाँ इस जनरेशन को अपने नाम से जानेंगी। हम्म। अब जो भी हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होंगे, वो इस बात से बोले, उनके प्रोटेस्ट के आइडेंटिफिकेशन जो होंगे कि हम ज़ेन ज़ी के पापा हैं, हम ज़ेन ज़ी के दादा हैं और हम ज़ेन ज़ी की दादी हैं। हम्म। लोग अपने आप को इस ज़ेन ज़ी जनरेशन से आइडेंटिफ़ाई करेंगे। हाँ। और मुझे लगता है यही हमारी दादी जी का कथन था कि 4 जनरेशंस अपने आप को जन हाँ। करें। अब एक जनरेशन और बची है, हाँ। हाँ जी। वो जनरेशन है आने वाली जनरेशन। हाँ। जब वो जनरेशन ये बोलेगी कि हम ज़ेन ज़ी के हमारे पापा थे, हम्म। तब जाके वो बात सही होगी। और मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम्म। अबे जी, ये बात कहना गलत है कि ये प्रोटेस्ट जंतर-मंतर पे हुआ पहले। हम्म। बिल्कुल नहीं। ये प्रोटेस्ट
लोगों के घरों के ड्राइंग रूम में हुआ। हम्म, ज़ेन ज़ी जितने भी वहाँ आए, उन्होंने एक बात बोली जो मुख्य रूप से थी कि हमें यहाँ आने के लिए हमें अपने से पहले हमें अपने माता-पिता और पेरेंट्स से झगड़ा करना पड़ा। हम्म, जब उन्होंने वो घर का झगड़ा किया और उसमें वो जीते, हम्म। फिर उसके बाद वो जंतर मंतर पे दूसरी लड़ाई लड़ने आए। उसमें तो एक वो और जो काम हो गया विशाल जी, माफ कीजिए बीच में बोल रहा हूँ। वो अपने साथ फिर माँ बाप से झगड़ा जरूर किया होगा, आप कह रहे हैं, लेकिन वो उनको भी साथ में ले आए अधिकतर उसमें। मैं अभी आता हूँ उस पे। हाँ। अभय जी, जो ड्राइंग रूम में झगड़ा हुआ या जो ड्राइंग रूम की जो लड़ाई थी, वो क्या लड़ाई थी? क्या लड़ाई हुई होगी? हम्म, वो लड़ाई ये थी कि जो उनके माँ-बाप थे, उन्होंने इस पार्टी को वोट डाला है। हम्म, उनके बच्चे अब सुसाइड कर रहे हैं। हम्म, उनके बच्चों के भविष्य लीक हो रहे हैं। हम्म, लीक, पेपर लीक, उस पे भी मैं बाद में आऊँगा, जो पेपर लीक की घटना को जिस तरह से मैं देखता हूँ। हम्म, पेपर लीक की घटना एक बहुत ही अ, एक 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 इस एक एक ये इकोनॉमिक और इस तरह का एक पेपर लीक एक घटना नहीं है भाई जी। हम्म, ये एक पूर्व प्रायोजित संरचना है, हम्म। जिसके ये मैं उस पे 2 मिनट बाद आते हैं भाई नहीं नहीं, वो जी। आप पूरी बात कर दी, ये बहुत दिलचस्प है, आप इसको बता दीजिए पूर्व प्रायोजित संरचना को, बहुत दिलचस्प है ये। अभय जी, ये एकलव्य और अर्जुन की कहानी है। हम्म, है क्या अभय जी? एकलव्य बहुत ही होशियार, समझदार, डेडिकेटेड छात्र था। हम्म, उसके गुरुओं को पता था कि हमारे जो अर्जुन है गधे, हम्म, वो इससे हार जाएँगे हम्म, और उनको एक ही परीक्षा में पास होना है। हम्म, अगर उस परीक्षा में एकलव्य बैठेगा तो अर्जुन हारेगा। हम्म, तो उन्होंने उसके लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया हम्म, कि जब एकलव्य का अंगूठा नहीं होगा तो अर्जुन से कम्पीट कर ही नहीं पाएगा। हम्म, यहाँ पे जो अर्जुन है, एक एक विशेष वर्ग के अर्जुन है, एक विशेष पार्टी के अर्जुन है हम्म, और ये अर्जुन उन एकलव्यों के सामने इंटेलिजेंस में खड़े नहीं हो सकते। हम्म, तो इनके जो गुरुदेव हैं, वो अर्जुन का अंगूठा मांग लेते, एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं। हम्म, सवाल अंगूठे देने का नहीं था अभय जी। हम्म, सवाल बार-बार इस बात का आ रहा था कि कितने साल तक कितने लाखों करोड़ अंगूठे लिए जाएँगे। हम्म, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के नाम पे करोड़ों लोगों के अंगूठे 4 च चौ 25 साल से लिए जा रहे हैं। हम्म, ये घोटाला, ये कोई पेपर लीक का मामला नहीं है। हम्म, ये एकलव्यों के अंगूठे काटने का मामला है हम्म, कि जिससे कि उनके अर्जुन जो निकम्मे हैं, जो कम समझदार हैं, वो उस पेपर को पहले ले लें और उसपे पास कर लें। हम्म, इस समस्या का समाधान दूसरी तरह से निकाला जाएगा, होना चाहिए, हम्म, पहला। दूसरा अभय जी, जो मैं अपनी पुरानी बात पे आते हैं, ड्राइंग रूम वाली बात। हम्म, अभय जी, उन लोगों के माता-पिता ने इस पार्टी को वोट दिए हम्म, और उस पार्टी से, तो उन माता-पिताओं से झगड़ा करके, उन माता-पिताओं को कन्विंस करके कि नहीं आप गलत थे, आपकी चॉइस गलत थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी। एक बच्चे के लिए, बेटी हो या बेटा, उसके माता-पिता के संग उसकी आइडियोलॉजी से लड़ना और उनके खिलाफ जाना एक बड़ी बात है। जब वो लड़ाई वहाँ करके आए, उसके बाद वो जंतर-मंतर आए। हम्म, जंतर-मंतर की लड़ाई तो छोटी-सी लड़ाई थी। हम्म, जब आपने घर पे एक बार लड़ाई जीत ली, तो उसके बाद तो कोई लड़ाई है ही नहीं है। और वही हुआ, लड़ाई जीते हुए थे वो तो, क्योंकि घर पे लड़ाई जीत चुके थे सारे बच्चे। हम्म, अब उसमें से कई सीखने वाली और समझने वाली चीज़ें हैं जो मुझे दिखती हैं। हम्म, इस जेन ज़ी जनरेशन के पास हम्म, अपनी सफलता हम्म, का परचम फहराने का वजह भी है और ज़रूरत भी है। हम्म, अभी अब ये बाकी में जीत के वापस घर लौटेंगे, तो इनके पास काफ़ी और काम है। सबसे पहला काम ये है कि इनको अपने माता-पिताओं को गंदी आदत जो है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की और रील्स देखने की, प्रोपेगेंडा की, उससे निजात दिलाना है। हम्म, उनको ये बताना है कि पापा, जब हम गए वहाँ पे हिंदू-मुस्लिम कुछ भी नहीं था, हम्म, जो आप 24 घंटे व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं। हम्म, ये लड़ाई एक मायने में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फॉरवर्ड की लड़ाई थी, हम्म, जो अब लड़नी है इन बच्चों को वापस लौट के। हम्म, अपने माता-पिता को इस गंदी आदत से निकालना है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की। हम्म, उनको बताना है कि हम वहाँ पे कोई मुसलमान नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, किसी लड़ाई का झगड़ा नहीं था, मुसलमान पानी बाँट रहे थे, डिलीवरी वाले खाना दे रहे थे, कुछ-कुछ अनजाने लोग थे जिन्होंने खाना भेजा था। हम्म, उनको ये पता नहीं था ये खाना किसके मुँह लगेगा।
हम्म, वो केवल और उस लड़ने वाले योद्धा के लिए लड़ाई का सामान भेज रहे थे, जो बिना हथियार के, बिना लॉजिस्टिक के लड़ने आ गया था। हम्म, सो अब बच्चों के पास एक नया काम है, जेन ज़ी जनरेशन के पास वापस लौटकर उन ड्राइंग रूम में उन माता-पिताओं को सुधारना हम्म, और अपने भविष्य की बात करना कि हमारे भविष्य के लिए आपको अगली असली लड़ाई लड़नी है। हम्म, अब इसके पहला, दूसरा भाई, अब हम्म। भारत में जो भी प्रोटेस्ट होंगे, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो किसी का भी प्रोटेस्ट हो, वो अपने आप को जैन जी के पिताजी और जैन जी के दादाजी नाम से बताएँगे। इस जैन जी कौम ने अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी तो बना ली है हम्म, और वो डिज़र्व भी करते हैं। जिस बहादुरी से पुलिस के डंडे खाते हुए सब कुछ एक पूरा दुष्परिणाम, दुष्प्रचार करते हुए निकले हैं, वो बहुत हम्म, बड़ी बात। हम्म। और भारत के हर शहर में था, वो इसीलिए था कि हर ड्राइंग रूम में वो लड़ाई हो चुकी थी और मैं कहूँगा कि ये लड़ाई और सघन होनी चाहिए। हर ड्राइंग रूम से बाहर निकलनी चाहिए आपने ये लड़ाई। बहुत अलग तरह का विश्लेषण किया विशाल जी। आपने कहा कि ये जंतर मंतर पे आने से पहले या जंतर मंतर जैसे जो भी मुकाम रहे हों, आंदोलन रहे थे आंदोलन के, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, इन तमाम मुकामों पर आने से पहले, संघर्ष में उतरने से पहले, वो घर में अपने माता पिता जो उन्होंने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को, उनके साथ संघर्ष करने के बाद आए थे और अब वो वापस जाएंगे फिर से अपने माता उनके पिता। पास जीत है, हाँ जी जी। उनके पास जीत है, उन पे हाँ, पास इस बात का सबूत है कि तो वो तो वो सरकार गलत थी। गलत थी। अब वो उस अपने इस जीत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो आप जो बात कह रहे हैं, इसके फलितार्थ तो बड़े राजनीतिक हैं और दूरगामी हैं। अब इन फलितार्थों को जिस सफाई के साथ आपने बात कही है, उससे तो मुझे लगता है कि कोई भी समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप मतलब अगर अ, इन नौजवानों ने अपने माँ-बाप के अंदर से व्हाट्सएप फॉरवर्ड का जो सांप्रदायिक भूत है, वो उतार दिया। उतारना बाकी है। हाँ, उतारना बाकी है। अभी अगर इसीलिए अगर कह रहा हूँ मैं, अगर उतार दिया उन्होंने, तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी को एक रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी, उन्हें वोट कौन देगा? नहीं, अभय जी, मैं दोनों बातों पे आता हूँ। हाँ। सबसे पहली बात तो अभय जी, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। हुँ। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। नहीं, नहीं, आप राजनीतिक आदमी नहीं, नहीं हैं। मैं नहीं मैं एक आपकी बात मिनट, एक एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आप राजनीतिक आदमी नहीं हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके सीधे-सीधे आपकी बात का एक नतीजा निकाला जा सकता है। ये मैं कह रहा एक मिनट दीजिए अभय जी। नहीं हूँ। अभय जी, जी। अभय जी, आप मुझे 2 मिनट का समय दें। हाँ, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। अभय जी, ये लड़ाई अब भारत की में जो हो रहा है वो राजनीतिक नहीं है। हाँ, भारत की जो राजनीति है वो डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट में भेजेंगे। हाँ, हमने राजनीति का जो उत्तरदायित्व है वो एक पार्टी और राजनीतिक प्रतिनिधियों को दे दिया है। हाँ। चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो सत्ता के हों। हुँ, जब वो लेकिन ये असली में देश हमारा है। हुँ। ये देश राजनीतिज्ञों का नहीं है। जी, जी। ये देश देश की जनता का है। हुँ, और जब अपोजिशन पार्टी या सत्ता में रहने वाली पार्टी सही काम नहीं करती है लगातार, हुँ, हुँ। तो देश की जनता को खुद अपने हाथ में मालिक को आना पड़ता है। जी। मैं आज यूट्यूब वीडियो क्यों बनाता हूँ? हुँ, मैं कोई राजनीतिक आदमी तो हूँ नहीं। हुँ, जब मुझे लगा कि मेरे देश के नुमाइंदे, जिनको मैंने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपनी कार्यभार सँभाला था, वो हुँ, सब सही काम नहीं कर रहे हैं। चाहे वो सत्ता में बैठे हों, चाहे विपक्ष में बैठे हों, मुझे अपनी देश बचाना है। यही बात ज़ेन ज़ी के ज़हन में थी। हुँ, वो राजनीति करने इस जंतर-मंतर पे नहीं आए थे अभय जी। हुँ, वो अपना देश, ये देश उनका है, ये डेमोक्रेसी उनकी है। हुँ। ये देश कोई राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी का नहीं है। इस बात को का वो प्रतिनिधित्व था वो जेन ज़ी का प्रोटेस्ट, पहला। देखिए, आपकी दूसरा, बात से मैं सहमत हूँ। आपकी जो कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपका एक दृष्टिकोण है, जो बहुत विशिष्ट किस्म का होता है। लेकिन राजनीति केवल वोट की नहीं होती है राजनीति। राजनीति केवल सत्ता जब कहते हैं कि हर चीज़ पॉलिटिकल होती है। आप जो वीडियो बनाते हैं, उसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स एक एक राष्ट्र निर्माण की पॉलिटिक्स है। अ, नहीं भाई जी, वो फ्रस्ट्रेशन की पॉलिटिक्स है। वो मैं अपना काम खुद घर बैठ के करना चाहता था। हुँ, लेकिन जब मुझे लग रहा है कि मेरा घर ही नहीं बचेगा, हुँ, तो मैं कर लौट के कहाँ आऊँगा? हुँ।
मुझे क्यों इसी तरह अभय जी, ये देश जनता का है, ये देश राजनीतिज्ञों का नहीं है। जब वो सही काम नहीं करेंगे तो हमें खुद निकलना पड़ेगा और हम निकल चुके हैं। अब हम उसी रास्ते पे निकल चुके हैं जिस रास्ते पे हमने इनको भेजा था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले। भई आप एक बात बताइए अभय जी, मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ। आपका इस सवाल का दूसरा पहलू भी था एक। आपने कहा था कि जेन ज़ी का प्रोटेस्ट का क्या सवाल था अभय जी? फिर से आप बताएँ। नहीं, मेरा कहना ये था कि जेन ज़ी ने जो प्रोटेस्ट किया है, इसके बाद में मोदी जी उससे पहले ये कोशिश कर रहे थे, हाँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, पेपर लीक एक पाप है जो हो गया, अब हम बिल्कुल, उसके निवारण की सब कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जी। मैं उसके 2 आंसर देता हूँ आपको अभय जी। हुँ, देखिए अभय जी, भारतीय जनता पार्टी की इसके अंदर एक बहुत बड़ी सीख है हुँ, और वो उस सीख से लेसन लेने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या। हुँ, वो एक जेन ज़ी प्रकोष्ठ खोलने वाले हैं। अच्छा। उनसे मिस हो गया कि उनके पास आदिवासी प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, व्यापारी प्रकोष्ठ सब प्रकोष्ठ थे। हुँ, किसी तरह से उनसे जेन ज़ी प्रकोष्ठ मिस हो गया। हुँ, अब वो एक जेन ज़ी प्रकोष्ठ खोल देंगे, उनका काम खत्म। हुँ। अभय जी, ये प्रकोष्ठों का मामला नहीं है अब, ये उससे बात आगे निकल गई है, हुँ, पहला। दूसरा अभय जी, मैं आपको इसका दूसरा जवाब देता हूँ। अभय जी, माननीय प्रधानमंत्री ने आज अनाउंस किया कि वो एक इस पर टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं। हुँ, अच्छी बात है, टास्क फोर्स ज़रूरी है। हुँ, अभय जी, ये टास्क फोर्स आज से 15 साल पहले बनना चाहिए थी। हुँ, नाउ मैं वही जवाब दूँगा जो रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, उससे पहले जो सेंटेंस यूज़ किया था, टू लेट एंड टू लिटिल। हुँ, ये उनका आश्वासन आज की डेट में टू लेट और टू लिटिल है। हुँ, आप आज से 2010 में आपने कैंपेन चालू किया, हुँ, 10 या 11 से, 14वाँ चुनाव जीता आपने। आप 4 साल लगातार, 3 साल लगातार पूरे देश में आपने भ्रमण किया। आपने ये बातें बताई नरेंद्र मोदी जी ने कि हमारे पास हमको प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन है और हम उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। हुँ, हुँ, आपने बताया रुपया कैसे गिरता है, हमको हुँ, समझ में आया। हुँ, आपने बताया रुपए की गिरना और इज़्ज़त कैसे दोनों लिंक्ड है, हमें वो भी समझ में आई। हुँ, हमने आपको वोट दिया। हुँ, अब आप 18 साल बाद ये बोल रहे हैं हुँ, कि हमें लग रहा था कि सॉल्यूशन 2014 में आ जाएँगे। हुँ, आप इसीलिए आए थे, आप इसी प्रकोष्ठ से आए थे। आपने 3 बातें बोली थी कि हमें सब प्रॉब्लम पता है और दूसरा ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। हुँ, जब खाऊँगा, ना खाने दूँगा आपने बात हमको समझाई, हुँ, तो इसका मतलब ये था कि आप ज़िम्मेदार हैं हर चीज़ के। हुँ, हमें और कोई ज़िम्मेदारी चाहिए भी नहीं थी। हुँ, हमें एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था इस देश में उससे पहले, जो एक व्यक्ति खुद ज़िम्मेदारी ले सके। हुँ, मोदी जी आए, उन्होंने खुद ज़िम्मेदारी ली। ना हुँ, खाऊँगा, ना खाने दूँगा, अच्छी बात है। हुँ, अब जब ये हो गया, अब आप 15 साल बाद बोल रहे हैं कि नीट के पेपर में हम एक एक्सपर्ट कमीशन बिठाएँगे। हुँ, टू लेट एंड टू लिटिल। हुँ, ये अब नहीं चल सकता। ये अब आपको ज़िम्मेदारी मान के और आपने 2 बातों से आपने सिद्ध कर दिया कि आप फेल हो गए। हुँ, पहली बात तो ये कि आपने इस रिफॉर्म कमीशन को बना के ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे फेल्योर हो गई आपकी। हुँ, इस इस्तीफे से मैं नहीं मान रहा था कि मोदी जी की फेल्योर है। लेकिन रिफॉर्म कमीशन से मोदी जी ने खुद स्वयं ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनसे फेल्योर है। हुँ, हमें अब मोदी जी से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए और ना हमें कोई रिफॉर्म कमीशन चाहिए। हुँ, हमें अब उनसे ज़िम्मेदारी लेते हुए वापस विदा चाहिए। हुँ, हाँ, इनफ। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। टू हुँ, लेट एंड टू लिटिल। अब हुँ, हम करो मरो के नारे पे चल चुके हैं। हुँ, हमें अब उससे कोई नहीं रोक सकता। हुँ, गांधी जी का नारा था, हम उस पे चल चुके हैं। हाँ। अब एक रणनीति मोदी एंड कंपनी की और है, जो पहली नज़र में दिख भी जाती है, वो ये है कि पूरे देश में जो आंदोलन का भाव फैला, उसका एपिसेंटर जो है वो जंतर-मंतर है। तो अगर जंतर-मंतर खाली करा लिया जाएगा, जंतर-मंतर से लोग चले जाएँगे, तो सारे देश में जो असंतोष जगह-जगह भड़का है, वो असंतोष भी धीरे-धीरे करके बिखर जाएगा, मंद पड़ जाएगा या मुरझा जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। कुछ टिप्पणीकारों ने ये भी कहा है कि दीपिका ने जो आंदोलन को निलंबित करने का, मुलतवी करने का जो फैसला लिया, वो भी गलत था। आंदोलन चलाते रहना चाहिए था। ये बात नहीं माननी चाहिए थी सरकार की कि आंदोलन तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि ध्यान कीजिए, जब नड्डा और जितेंद्र सिंह इनके प्रवक्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस फैसले की घोषणा से, तो जैसे ही 2 घंटे बाद 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 2 घ
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो तुरंत जितेंद्र सिंह ने कहा वो तुरंत समाप्त हो गया है। मतलब उनका जोर था, ये मत कहो हो जाएगा, ये कहो हो गया है, मतलब ये कहो, मतलब वो इतना इस पे उनकी दिलचस्पी इस बात में थी। अच्छा, तो सरकार ये मानती है कि हमने एक तरह से आंदोलन को निपटा दिया, थोड़ी बेइज्जती हो गई, शिक्षा मंत्री को का वो भी हो गया, इस्तीफा दिलवाना पड़ा। लेकिन क्या वास्तव में आंदोलन खत्म हो गया? या मैं तो ये मानता हूं कि आंदोलन तो शुरू ही तब होता है जबकि लोगों के मन पहले आंदोलित होते हैं। अभय जी, मैंने लोगों के मन आंदोलित हो गए एक बार, तो वो आसानी से शांत नहीं होते। जी अभय जी, मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि ये आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ ही नहीं था। ये आंदोलन लोगों के ड्राइंग रूम में हुआ था। जंतर मंतर इसका एपिसेंटर नहीं था, लोगों के ड्राइंग रूम। जो लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंस्टाग्राम का आंदोलन था ये भाई, ये आंदोलन जी व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंस्टाग्राम के बीच की टक्कर थी ये। व्हाट्सएप फॉरवर्ड फेक होते हैं, इंस्टाग्राम लाइव रियल होता है। उसके मोदी जी का आपने कहा मेकअप नहीं दिखा क्योंकि वो रियल था, इसलिए नहीं दिखा। अबे जी, ये आंदोलन जंतर मंतर का था ही नहीं, ये आंदोलन लोगों के ड्राइंग रूम का था और वो चल चुका है। जो लोग घर से जाएंगे और दिक्कत आएगी भारतीय जनता पार्टी को, ये घर पे जाके इन जेंजी के ऊपर नई जिम्मेदारी है ये बताने की अपने पेरेंट्स को कि अब आप गलत थे, हम सही थे और हमें अब इस देश को एक सही रास्ते पे लेके जाना है। पहला अभय जी। दूसरा अभय जी, अपन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पे आते हैं। थोड़ा सा मैं और बताता हूं आपको डिटेल में। अभय जी, ये पेपर लीक का मामला नहीं था, ये पेपर लीक था। ये पेपर ऐसे लीक था, मोदी जी के पास जो पेपर आया वो लीक पेपर था। मोदी जी को पहले ही पता था कि क्वेश्चन पेपर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। सीजेपी आने वाली है, दिप्के साहब आने वाले हैं, सोनम वांगचुक जी आने वाले हैं पेपर में। उनके पास वो पेपर लीक था, वो पेपर सेट जिनने किया था वो खुद ही थे। वो जब वो पेपर उन्होंने पढ़ा, उसके बीच में आ गए जैन जी। जैन जी ने अपनी होशियारी दिखा दी, कारस्तानी जिसके लिए फेमस है वो कर दिया। उसके सारे क्वेश्चन बदल दिए उन्होंने पेपर के। जब वो क्वेश्चन के सारे पेपर बदल गए और मोदी जी खुद एग्जाम में बैठे हुए थे, उनके पास समय नहीं था और हड़बड़ाहट में उन्होंने इस तरह के जो उनके हिसाब से आंदोलन तो 2 दिन पहले खत्म हो चुका था। जब उनके जो पेपर के क्वेश्चन थे उन्होंने आंसर कर दिए थे। पहला क्वेश्चन था वांगचुक साहब का, वो खत्म हो गया था उनका। वो दूसरा क्वेश्चन का पेपर था सीजेपी का, वो भी खत्म कर चुके थे। वो क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन पेपर में जैनजी जो असली विक्टिम थे, जो लोग मर चुके हैं, अबे जी, इस देश के युवा का भविष्य नहीं है कोई। अपन आज लंबा एपिसोड हो जाएगा, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। इस देश के संग, जो युवा के संग, मैं एक बात पे आपको बताता हूं। मोदी जी, जब मुझे किस बात का क्षोभ है, मोदी जी 2012 में मुझे बताया था उन्होंने, ओबियसली भाषण के जरिए, कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमें समझ में नहीं आया, हम पढ़ाई करते थे तो हमने किताबें खोली तो पता चला डेमोग्राफिक डिविडेंड। फिर मोदी, हम वो भी समझ में नहीं आया, तो मोदी जी ने फिर अगली स्पीच में समझाया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है कि भारत की जो यंग जनरेशन की आबादी है, वो बूढ़े होने वाली आबादी से बहुत ज्यादा है। और उस वक्त जब मोदी जी 2012 में इस बात को बोली थी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड 40% भारत की आबादी या 50% भारत की आबादी वो यंग जनरेशन थी, वो एक एज से कम थी। बहुत अच्छी चीज थी। और उन्होंने कहा था कि हमें इसको बनाना है और यही हमारे देश को आगे ले जाएगी। हमने सबने सपोर्ट किया। आज भारत के युवा पे केवल 2 जॉब्स के अलावा तीसरा जॉब नहीं है। या तो वो ओला उबर की ड्राइवरी कर ले, या वो जोमेटो में नौकरी कर ले, गिग वर्कर बन जाए। गिग वर्कर तो वो भी रिस्पेक्टेबल वर्ड है अभय जी। आप एक बात समझिए, आप ओला उबर में जब जॉब करते हैं, आप 18 घंटे काम कर रहे हैं जवानी में, आप परिवार को ध्यान नहीं दे पा रहे, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बन रही, क्योंकि आपके पास उतनी इनकम आ रही है जितना कि आज खत्म हो रहा है। 18 घंटे काम करने के बाद आपके पास ये बच रहा है, तो आपके पास कल के लिए क्या है?
ये भारत का युवा जिसने एमए किया, पीएचडी की, पोस्ट ग्रेजुएट किया, क्या वो ओला उबर चलाने के लिए है जिसमें आज से 5 साल बाद वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है? हुँ, क्योंकि सारी डायरेक्शन तो उससे आते हैं। हुँ, उसमें किस चीज़ का एक्सपीरियंस जोड़ रहा है वो? हुँ, आपका करियर शुरू होने के 5 साल के अंदर अगर आपको कोई स्टेबल जॉब डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो आपका लाइफ खत्म। भारत के युवा बहुत ही अंधकारमय भविष्य है और प्रेज़ेंट है। 80 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं सरकार के दिए हुए अन्न पे। कहाँ है ये नंबर? हुँ, नहीं अभय जी, ये एग्ज़ाम सेट था। मोदी जी इस एग्ज़ाम जैन जी ने आके पूरा पेपर बदल दिया। अब उनको एग्ज़ाम असली देना पड़ेगा। ये फिक्स पेपरों से एग्ज़ाम नहीं चलेंगे। हुँ, जैन जी प्रकोष्ठ खोलने से कुछ नहीं होगा। हुँ, हाँ, वो ट्राई कर लें। रॉलेट एक्ट आने के बाद, करो-मरो के नारे के बाद अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयोजन किए। उनके पास भी सारे प्लान थे। हुँ, उनके पास भी सारे प्लान थे। हुँ, इनसे अच्छे प्लान थे। हुँ, हमारी पुरानी जनरेशन ने उनके सारे प्लानों को तोड़ा है और इस हुँ, बार भी तोड़ेंगे। और पहले भी हमने माफ़ी नहीं माँगी थी, इस बार भी हम माफ़ी नहीं माँगेंगे। हुँ। तो ये तो बहुत नई किस्म का आपका नई किस्म की प्रस्तुति है आपकी, जो बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है और ये बताती है कि ये आंदोलन है, ये कितना गहरा है। ये कहाँ पे जाके समाज के किस हिस्से को छू रहा है, कहाँ से इसके बीज पड़े हैं, कहाँ से इसमें कल्ले फूटे हैं, कहाँ से प्रस्फुटित हुआ है, ये बात आपकी तरफ से सामने आती है। और आप फिर कहेंगे कि मैं फिर राजनीतिक बातें करने लगा, मैं राजनीतिक विश्लेषक बताइए, नहीं हूँ। बताइए। मेरे नाम के नीचे लिखा भी हुआ है प्रोफ़ेसर एवं राजनीतिक विश्लेषक, तो मैं तो वही करूँगा। वैसे राजनीतिक टिप्पणीकार आपके नाम के नीचे भी लिखा हुआ है, भले ही आप कहते रहें कि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। अब वो गलती से मैंने लिख दिया या आपने लिख दिया वो अलग बात है। तो मेरा तो मानना ये है कि इन चीज़ों के इस बात के राजनीतिक फलितार्थ जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति के लिए बहुत संगीन होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छोड़ दीजिए, वो तो एक दाँव है मतलब जो उन्होंने चला। संघ के नज़र में और मोदी जी की नज़र में पिछले 12 साल की सत्ता का जो जो विशुद्ध उपलब्धि है, वो है एक डिस्कोर्स, एक नैरेटिव जो उन्होंने स्थापित किया है। उन्होंने वामपंथी, सामाजिक न्याय, उदार, लोकतांत्रिक, सेकुलर नैरेटिव की जगह उन्होंने दक्षिणपंथी, हिंदुत्ववादी, अल्पसंख्यकों से घृणा करने वाला, क्रोनी कैपिटलिज्म चलाने वाला, ये सब एक व्यक्ति के शासन, एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, ये सब जो है अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पे जोर देने वाला एक नैरेटिव उन्होंने स्थापित की लगाया और इस नैरेटिव मैं पहले से चला आ रहा था, उसको अपदस्थ कर दिया। मैं अपदस्थ एक कर लाइन में हाँ आपके इस जी, नैरेटिव को एक लाइन में करूँ तो कंसाइज़? हाँ, कहिए। केवल एक लाइन, उसके बाद आप अपना सवाल हाँ, समझें। हाँ, हाँ। उनका नैरेटिव एक चीज़ का था कि हुँ। भारत में के नागरिकों को प्रजा में कन्वर्ट करा जाए। हाँ, वही बात भी सही है। नागरिक की हैसियत की बजाय प्रजा वो की हैसियत प्रजा, हो जाए हर व्यक्ति का। बस प्रजा की न आप हाँ, अपना सवाल। ठीक है। ब एक ही अब बात है, प्रजा एक ही अब बात है। जेन ज़ी प्रजा मानने को, बनने को तैयार नहीं वो है। नागरिक बनना चाहता है, वो नागरिक बनना उसका चाहता दावा नागरिक बनने का है। तो ये इन्होंने किया, लेकिन इस आंदोलन से एक झटके में 12 साल से बनाया गया नैरेटिव लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है इस आंदोलन से नागरिक वाला नैरेटिव प्रजा वाले नैरेटिव को थोड़ा-सा धकेया कर किनारे कर रहा है और उसकी जगह स्थापित होने की चेष्टा होती हुई दिखाई देती है। हम अपनी चर्चा के आखिरी दौर में हैं। मैं इसको इस अपने अवलोकन को आपके सामने रखता हूँ, ताकि है। आप इस कार्यक्रम को उपसंहार कर सकें। बिल्कुल। अभय जी, मैंने पहले भी कहा आपसे प्रोग्राम में, जब जेन ज़ी वापस जाएँगे तो घर पे ये बताएँगे कि पापा वहाँ पे कोई हिंदू-मुसलमान नहीं हो रहा था। हुँ, हुँ, आप केवल ये नैरेटिव आप जिसको बोल रहे हैं वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स है। हुँ, और वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ये सोचने लगी है और गलतफ़हमी में आ गई है कि हुँ, हम उस नैरेटिव में जीत रहे थे। वो नैरेटिव था भी नहीं। आपने मुझसे कहा, मैंने हमेशा ये बोला कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ। अभय जी, राजनीतिक बातें हो सकता है मैं कर लूँ कभी-कभी, लेकिन राजनीति का पूरा ज्ञान है। हुँ, मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, ना मैं राजनीति करता हूँ। लेकिन राजनीति का अच्छा-सा ज्ञान है, यही ज़ैन जी की बात है। हुँ, उनको आप राजनीति करना नहीं चाहते, वो ना वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनको हुँ, राजनीति का अच्छा ज्ञान है। उनको भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव का भी समझ में आ चुका है। अब उनको क्या करना है, उस नैरेटिव को हटाने के लिए उनके पास वो भी प्लान है। जी, अगले इस्तीफे 4 मंत्रियों के होंगे, हुँ, दिसंबर तक। अच्छा, हाँ, अगले प्रोग्राम में अभय जी, आप
शेड्यूल करें, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से भारत को कर्जे के अंदर धकेल चुके हैं, हम्म, और ये कर्जा आगे आने वाली जनरेशन की जनरेशन चुकाएंगी। अब आपको, जनता को ये डिसाइड करना है कि प्रजा बन के उस कर्जे को चुकाना है या नागरिक बन के उस कर्जे का हिसाब लेना है। हम्म, भारत के ऊपर जिस तरह का कर्जा चढ़ाने की तैयारी हो चुकी है, हम्म, और ये कर्जा अभी केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हम्म। उसकी चर्चा अपन अगले प्रोग्राम में करेंगे। जी जी, जरूर जरूर, जल्दी ही करेंगे वो अगला कार्यक्रम, आपको देर तब नहीं समझ होनी में चाहिए। आएगा कि भारत की आबादी कहाँ खड़ी हुई है, और जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। जी, समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, इसका सोल्यूशन इमीडिएट चाहिए। बिल्कुल ठीक। कम से कम 3 जनरेशन तो मुझे लग रहा है, 2 तो, 1 का तो भाई साहब निपटा चुके, 2 कर्जे में निकल जाएंगी। हम्म। एक अब अगले प्रोग्राम में इसकी चर्चा करते हैं भाई जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, बहुत ही सुंदर धन्यवाद। कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर चर्चा की। मैं नई परख के दर्शकों से अपील करता हूँ कि इतनी सुंदर चर्चा को उन्होंने ध्यान से सुना होगा, वो अपनी टीका टिप्पणियां दें, वो बताएं हमें कि इस चर्चा को सुनकर उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिस्पॉन्सेज हुए, और वो इस चर्चा को क्या किस ग्रेड में रखते हैं। हम पास हुए, हम फेल हुए, इसके बारे हाँ, में बताएं। पेपर लीक नहीं था और अगर जो गारंटी। हमारी हमारी उत्तर पुस्तिका में जो कमियां हैं, वो हमने उत्तर पुस्तिका जो है बिना किसी पेपर लीक के थोड़ी ही लिखी है, तो हमें आप उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत पेपर लीक नहीं था गारंटी। पेपर लीक नहीं था, बिल्कुल एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।